नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। जनता परिवार के 6 दल मिलते मिलते फिर बिखर गए। यही समाजवादी आंदोलन से निकले नेताओं की नियति है। इन नेताओं में सर्वाधिक अनुभवी बुजुर्ग मुलायम सिंह यादव है। उन्हीं की कमान में 6 पार्टियों के नेताओं ने एक पार्टी बनाने की सोची थी, लेकिन मुलायम सिंह लीडरशिप नहीं दे पाए। रजामंदी के बावजूद नेताओं के दिल एक दूसरे से नहीं जोड़ सके। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में भरोसे के दिली रिश्ते नहीं बना पाए। तभी रामगोपाल यादव ने तकनीकी बाधा के हवाले विलय नहीं हो सकने का स्टैंड लिया। तकनीकी कारण अपनी जगह हो सकते हैं, मगर हकीकत में यादव नेताओं और उनके कुनबे की गुत्थियां इतनी उलझी हुई है कि एकजुट राजनीति संभव नहीं है। विलय यदि होता तो मुलायम सिंह यादव का एक ब्रांड बनता। यह ब्रांड देश की राजनीति को बदलने में समर्थ उत्तर प्रदेश और बिहार में वोटों की गोलबंदी बनवा देता। इसका अखिल भारतीय राजनीति में नया रोल होता। जनता परिवार के 6 दल या कम्युनिस्टों की छोटी छोटी पार्टियों का विलय विपक्षी बिखराव को खत्म करने का ठोस तरीका है। वैसे पिछले दिनों कांग्रेस परिवार की पार्टियों के विलय का आइडिया भी सुनाई दिया, पर जनता परिवार के अनुभव से फिर जाहिर हुआ है कि नेताओं का अहम भारत की बिखरी राजनीति की जड़ है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को उनके चुनाव क्षेत्र अमेठी में घेरने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में उसका जवाब देने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने इस रणनीति पर अमल भी शुरू कर दिया है। वाराणसी से सांसद रहे राजेश मिश्रा ने मोदी के चुनाव को चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी के लोकसभा चुनाव में 70 लाख की तय सीमा से ज्यादा खर्च हुआ, जबकि मोदी की ओर से सिर्फ 37 लाख खर्च करने का दावा किया गया। उन्होंने कहा है कि 14 मंजिल की एक पूरी इमारत को रिनोवेट करके चुनाव कार्यालय के लिए तैयार किया गया था और चुनाव प्रचार में भारी भरकम खर्च हुआ था। ऐसी शिकायतों पर आमतौर पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, लेकिन कांग्रेस का मकसद सिर्फ इतना है कि भाजपा के नेता अमेठी छोड़कर वाराणसी का मसला सुलझाने में लगे। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी वाराणसी दौरे की तैयारी की है। बताया जा रहा है कि वे पूर्वांचल की पदयात्रा वाराणसी से शुरू कर सकते हैं। वाराणसी के स्थानीय नेताओं के साथ साथ 2 युवा नेताओं RPN सिंह और जीतन प्रसाद को इसकी तैयारी के लिए कहा गया है। पार्टी वाराणसी की स्थिति पर एक रिपोर्ट भी तैयार कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि 1 साल में प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में कुछ भी नहीं बदला है। राहुल वाराणसी जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग में क्या फिर से पीजे थॉमस की कहानी दोहराई जाएगी? केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने थॉमस को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया था, लेकिन CVC का चयन करने वाली कमेटी की सदस्य के नाते उस समय की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने इसका विरोध किया था। बाद में इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सर्वोच्च अदालत ने इसे खारिज किया। थॉमस का कसूर सिर्फ इतना था कि उनका नाम केरल में पॉमोलिन तेल खरीद घोटाले में आया था। हालांकि वे उसके कसूरवार नहीं थे। इस बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति से KV चौधरी को CVC चुना है। हालांकि राष्ट्रपति के विदेश से लौटने पर इसकी औपचारिक घोषणा होगी, लेकिन वे अभी से वैसे ही आरोपों में घिर गए हैं जैसे आरोप थॉमस पर लगे थे। मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर चौधरी पर लगे आरोपों की जानकारी दी। भूषण के मुताबिक चौधरी स्टॉक गुरु घोटाले में जांच के दायरे में आए थे और CBI ने उनकी जांच की थी। रंजीत सिन्हा के CBI निदेशक रहते चौधरी 4 बार उनसे मिलने उनके घर गए थे। यह भी कहा गया है कि जब चौधरी आयकर विभाग में इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख थे, उसी समय मोइन कुरैशी की जांच चल रही थी। प्रशांत भूषण ने कुरैशी और रंजीत सिन्हा की करीबी का भी हवाला दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब चौधरी DGIT थे, उस समय नीरा राडिया का टेप सामने आया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की थी। सो मामला अदालत में जाएगा और इसका भी हश्र थॉमस जैसा ही हो सकता है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बिहार की सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए खुले हुए हैं? ये हैरान करने वाला सवाल है, लेकिन लगभग सभी पार्टियों के साथ उनकी पार्टी जदयू के गठबंधन पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि उनके साथ झगड़ा करके जदयू से निकले और राज्यसभा सदस्यों से इस्तीफा देने वाले उपेंद्र कुशवाहा से भी जदयू के तालमेल की बात हुई है। हालांकि कुशवाहा ने आधिकारिक रूप से इससे इनकार किया है। इसी तरह दिल्ली से पटना तक इस बात की चर्चा रही। नीतीश कुमार फिर से एनडीए में लौट सकते हैं और भाजपा से उनका तालमेल हो सकता है। लालू प्रसाद से झगड़ा होने और केंद्र सरकार के प्रति नीतीश के सद्भाव दिखाने से ऐसी अटकलें लगी, लेकिन अमित शाह, रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी तीनों ने दो टूक अंदाज में कहा कि नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुए पप्पू यादव के नीतीश कुमार के संपर्क में होने की खबर है। अगर किसी वजह से राजद के साथ जदयू का तालमेल नहीं होता है तो पप्पू यादव का जदयू से तालमेल हो सकता है। कांग्रेस ने तो पहले ही जदयू से तालमेल करके नीतीश कुमार को नेता मानने का ऐलान कर दिया है। सीपीआई और सीपीएम भी खुलकर नीतीश के साथ आने को तैयार है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी को भी जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब किसानों की समस्या उठाने के लिए तमिलनाडु जाएंगे। इससे पहले उन्होंने पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा किया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना के आदिलाबाद इलाके में पदयात्रा की थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष EVKS इलांगोवन और प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक की मौजूदगी में तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी को बुलाने का फैसला किया गया। राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के आमंत्रण पर तमिलनाडु जाएंगे। हालांकि अभी उनके दौरे की तारीख तय नहीं हुई है। वे अपनी यात्रा के दौरान किसानों से मिलेंगे और उनकी समस्या सुनेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर से मुलाकात से पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान को हथियार बेचे जाने पर चिंता जाहिर की। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया, लेकिन कहा कि पाकिस्तान को किसी तरह से हथियारों की बिक्री भारत के लिए चिंता का विषय है। गौरतलब है कि अमेरिका पर 2001 में हुए आतंकी हमले के बाद से उसने पाकिस्तान को करीब $5.5 अरब के हथियार दिए हैं, जिसमें F-16 लड़ाकू विमान भी शामिल है। इस बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में ही पर्रिकर ने पाकिस्तान को हथियार दिए जाने पर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने आज CBSE से कहा है कि वह 10 जून तक नतीजे नहीं जारी करे। CBSE को 5 जून को नतीजे जारी करने थे। देश भर के करीब 6,30,000 छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, लेकिन 125 सवालों के जवाब मोबाइल के जरिए लीक होने की वजह से नतीजों पर सवाल या निशान लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 1 हफ्ते का समय देते हुए कहा है कि वह इसका फायदा उठाने वालों की पहचान करके बताए, ताकि उन्हें छोड़कर बाकी छात्रों के नतीजों की घोषणा हो। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पूरी परीक्षा रद्द करने से छात्रों को परेशानी उठानी पड़ेगी। केंद्र सरकार में शामिल भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने भारत सरकार को सलाह दी है कि उसे भी सीमा पर पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष विराम का उल्लंघन करना चाहिए। शिवसेना ने कहा है कि अगर पड़ोसी देश को सबक सिखाने के लिए भारत भी संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि 2013 में पाकिस्तान ने 347 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया था, जो कि 2014 में बढ़कर 562 हो गया। शिवसेना ने कहा है कि इस वजह से 32,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। उसने सलाह दी है कि भारत पलटकर हमला करे और पाकिस्तानियों को मार गिराए, तभी पाकिस्तान की गोलीबारी रुकेगी। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर के खिलाफ लगे आरोपों पर सीबीआई से जवाब तलब किया है। टाइटलर पर 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में गवाहों को प्रभावित करने के प्रयास का आरोप लगा है। इस मामले में सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ मामला बंद करने की रिपोर्ट दायर की है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट SPS लालेर ने जेल में बंद कारोबारी अभिषेक वर्मा के बयान पर जवाब मांगा है। दंगा पीड़ितों के वकील HS फुल्का ने अदालत को बताया कि अभिषेक वर्मा ने अपने बयान में कहा है कि टाइटलर ने इस मामले के मुख्य गवाह सुरेंद्र कुमार ग्रंथी से कथित तौर पर सौदेबाजी की थी। इस मामले की आगे की सुनवाई 26 जून को होगी। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि पड़ोसी देशों की तरक्की से उसे जलन होती है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की परियोजना का भारत की ओर से विरोध किए जाने का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान के गृह मंत्री निसार अली खान ने कहा है कि इससे जाहिर होता है कि भारत को अपने पड़ोसी देश की तरक्की कबूल नहीं है। गौरतलब है कि भारत ने चीन की मदद से पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने वाले $46 अरब के आर्थिक गलियारे की परियोजना का आधिकारिक रूप से विरोध किया है। भारत ने चीन के सामने भी अपना विरोध दर्ज कराया है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने भी इस परियोजना का विरोध करने के लिए भारत की आलोचना की थी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव समाजवादी आंदोलन और मंडल राजनीति से निकले हुए नेता हैं। उस नाते वैचारिक सामाजिक बैकग्राउंड एक मंच, एक पार्टी का आधार बनती है। भाजपा की छप्पर फाड़ जीत और खत्म होने के कगार पर पहुंचने के बाद विलय बचने का एकमात्र तरीका था। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। जनता परिवार की 6 पार्टियों का विलय आधिकारिक रूप से टल गया है। भले राजद प्रमुख लालू प्रसाद और नीतीश कुमार कोशिश करते दिखाई दे या शरद यादव भाग दौड़ करें, लेकिन विलय नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के नेता बिना विलय के खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका झंडा, चुनाव चिन्ह, पार्टी का फंड, संसद में पार्टी नेताओं के पोजीशन आदि सब कुछ बच रहा है। अगर विलय होता तो इनमें से कई चीजों पर समझौता करना होता, लेकिन विलय टलने का कारण सिर्फ यह तकनीकी बाधा नहीं है। जनता परिवार की पार्टियों के बीच विश्वास की कमी के कारण भी विलय नहीं हो सका। जनता परिवार की पार्टियों के अपना अस्तित्व बचाने के लिहाज से ये ऐतिहासिक मुकाम था। देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद से हाशिए में गई है। वह राज्यों में भी बुरी तरह से हारी है। जनता परिवार की तमाम पार्टियां कांग्रेस का स्पेस लेकर ही स्थापित हुई हैं। इस लिहाज से उनके लिए अपनी पोजीशन मजबूत करने का यह सबसे मुफीद समय था। नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को साकार करने में जनता परिवार की पार्टियां भी योगदान दे सकती थीं। वे एकजुट होकर विकल्प के तौर पर कांग्रेस की जगह लेने की राजनीति करती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कांग्रेस ने इस खतरे को भांप लिया था। जब जनता परिवार की 6 पार्टियों के विलय की कोशिश चल रही थी, उसी समय कांग्रेस ने अपने को बचाने की रणनीति तैयार की और राहुल गांधी सक्रिय हुए। अब राहुल की सक्रियता ने कांग्रेस में जान फूंक दी है और जनता परिवार की पार्टियों ने विकल्प बनने का ऐतिहासिक मौका गंवा दिया है। 1977 और 1989 में बनी जनता पार्टी और जनता दल का बिखराव जिन कारणों से हुआ था, वही कारण इस बार जनता परिवार की पार्टियों के विलय में बाधा बने हैं। इससे पहले दोनों प्रयोग नेताओं की निजी महत्वाकांक्षा और पद की लालसा के कारण फेल हुए थे। उन्हीं कारणों से इस बार भी विलय की प्रक्रिया पटरी से उतरी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सोचा कि उन्हें क्या फायदा होगा। उनकी पार्टी सत्तारूढ़ और बाकी दूसरी पार्टियों से ज्यादा संपन्न है। ऐसे में वह दूसरी पार्टियों को क्यों हिस्सेदार बनाए। सपा नेता राम गोपाल यादव की राज्यसभा में नेता पद छिन जाने की चिंता भी इसमें शामिल थी। बिहार के 2 छत्रपों नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का पुराना विवाद और दोनों नेताओं की महत्वाकांक्षा भी एक कारण बनी। बिहार में 5 महीने में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले दोनों पार्टियां अपने हितों को नहीं छोड़ना चाहती। दोनों को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाने हैं और चुनाव के बाद अगर नतीजे पक्ष में आए तो नेता पद की दावेदारी करनी है। लेकिन उससे बड़ा कारण दोनों के बीच का अविश्वास और पुराना अनुभव है। दोनों को पता है कि बाद में कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने अपने चुनाव चिन्ह और झंडे की कुर्बानी भी उन्हें कबूल नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर जनता परिवार की कहानी में इतने पेच हैं और इतनी गुत्थियां हैं जिनका सुलझना संभव नहीं है। इसलिए विलय को 6 महीने टाला गया और बिहार में राजद व जनता दल यू के गठबंधन की बात हुई, लेकिन इसमें भी पेच है। सो अभी गठबंधन और चुनाव के बाद विलय, इन दोनों बातों पर संशय बना हुआ है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद जनता परिवार की दशा पर चर्चा करेंगे। मुलायम सिंह यादव अपने रसूख और नेताओं की इच्छा के बावजूद यदि जनता परिवार के विलय में फेल हुए हैं तो वजह उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां भी होगी। उनके अपने कुनबे के मतभेद से लेकर समधी लालू यादव के एकला चलो के मिजाज का इसमें रोल है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त है। जयशंकर जी, जनता परिवार की 6 पार्टियों का विलय होते होते रह गया, ये किस बात का प्रमाण है? समाजवादी नेताओं के चरित्र का या भारत की राजनीति के चरित्र का? एक तरह से दोनों का कह सकते हैं। उसमें फिर थोड़ा
व्यक्तिवादी राजनीति जो है, क्योंकि देखिए समाजवादी नेता रहे हैं ये लोग, समाजवाद की राजनीति कभी इन्होंने नहीं की उस ढंग से, परिवारों की राजनीति की है, ज्यादातर लोगों ने इसमें से परिवार की राजनीति की, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी का परिवार हो। नहीं, लेकिन इनकी सबकी बैकग्राउंड समाजवादी आंदोलन से निकलने की रही है। समाजवादी नेता रहे हैं लोग, लेकिन समाजवादी राजनीति कभी इन्होंने की। जब सत्ता में रहे हैं तो या विपक्ष में रहे हैं तो पारिवारिक एकता ज्यादा दिखाई दे रही थी। जनता पार्टी, जनता परिवार जो था 77 का एक जनता परिवार था, दूसरा परिवार था जनता दल का जो 89 में बना था। तो उनमें जो टुकड़े हुए थे उनके सारे लोगों के एक होने की बात, हालांकि उसमें से भी बहुत सारे लोग अलग हैं, अभी भी अलग हैं, रामविलास पासवान अलग हैं या और कई लोग हैं, लेकिन ये लोग एक उम्मीद सी बंधी थी जब ये एक बात हुई कि मुलायम सिंह को आगे कर करके और 6 दल शामिल हो जाएंगे। लालू प्रसाद यादव जी का होगा राष्ट्रीय जनता दल है, नीतीश कुमार और शरद जी का जनता दल यू है, या देवेगौड़ा जी का है, या कमल मुरारका का है, चौटाला जी का एक है। तो अगर ये लोग मिलेंगे तो एक बहुत मायने बहुत नहीं रखता है, क्योंकि देखिए मुलायम सिंह जी का असर बिहार में कुछ खास नहीं है, देवेगौड़ा जी का असर यूपी, बिहार, हरियाणा में कुछ नहीं है, और चौटाला जी का भी परिवार का जो असर है वो हरियाणा तक ही सीमित है। तो इसलिए उस ढंग से तो नहीं था, लेकिन बड़े नेताओं का एक मंच पे आना, एक विचारधारा के साथ कहने के लिए भी कहा जाए तो एक एकजुट होना एक बड़ी ताकत के ऊपर उभरता, और खासतौर से संसद में, जैसे लोकसभा में इनकी सदस्य संख्या 15 हो जाती या राज्यसभा में 35 के आसपास पहुंच जाते, तो एक बड़ा चंक बन जाता है, उसमें इनको समय भी मिलता है, थोड़ा फोकस भी होता है। तो ये किसकी असफलता मानी जाए, ये 6 नेताओं की या मुलायम सिंह इसके लिए ज्यादा जिम्मेवार ठहरते हैं? नहीं, देखिए हर जगह तकनीक लीडरशिप जब उनको दे दी थी तो ये तो फिर उन्हें डिक्टेट करना था। हाँ, उनको डिक्टेट करना था। दूसरा ये है कि तकनीकी पेंच इतने हैं, अड़चने इतनी है ना लगातार। अब जैसे मुलायम सिंह के परिवार में तकनीकी वाला मामला ज्यादा है या दिल का मामला ज्यादा है? देखिए देखिए इसमें एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो बिहार का होगा, बिहार के विधानसभा के चुनाव को लेकर के। हमारा शुरू से मानना रहा है कि इन लोगों ने कभी भी अपने जनाधार को, जो सामाजिक जनाधार रहा है, उसको वैचारिक रूप से बहुत जागरूक नहीं बनाया। जैसे बिहार के सवाल को लीजिएगा कि यादव और कुर्मी दोनों कभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सोशल जस्टिस दोनों के लिए जरूरी है या बराबर की चीज है। यादव को लगता है कि कुर्मी सत्तारूढ़ हो गया तो हमारा सामाजिक न्याय गायब हो गया। कुर्मी समझता है कि अगर यादव आ गए, लालू प्रसाद यादव या उनके कुर्मी का कोई आदमी आ गया और वो सत्तारूढ़ हो गया तो कुर्मियों का सामाजिक न्याय गायब हो गया। तो जब तक दोनों का हित, आपसी हित एक है, ये बात आप तय नहीं कर पाएंगे। और ये देखिए 3-4 महीने से चल रहा था। तो ये लोग चाहते तो अपने जमीनी स्तर पे नहीं, तो आपके मानना है कि जमीनी स्तर पर क्योंकि तालमेल, लोगों के दिल नहीं मिले, इसलिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की बाधा के कारण ये विलय नहीं हो पाया? एक तो अहम है, एक तो व्यक्तिगत अहम है। लालू प्रसाद जी अभी भी उनको लगता है कि हम बिहार में यादवों के एक छत्र नेता हैं, हालांकि अब ऐसा नहीं रहा है। पिछले जितने भी चुनाव हुए, विधानसभा का चुनाव हुआ तो 24 से कुछ आसपास एमएलए जीत के आए थे जनता दल यू के। लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी इनके साथ ज्यादा लोग आए थे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अब वो नहीं रही स्थिति जैसे कभी किसी जमाने में रही थी कि नहीं लालू जी के साथ सारे लोग जुड़ रहे थे। और नीतीश जी के साथ भी जो लौकुश एकता वाली बात थी कि अब कुर्मी रह गए हैं, कोई उनसे थोड़ा छिटक से गए हैं, कुछ इलाकों में हैं लेकिन ज्यादातर इनसे अलग हो चुके हैं। तो उस हिसाब से जब देखेंगे तो अब लालू प्रसाद जी को लगता है कि अब वो तो खुद चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तो उनकी पत्नी का क्या होगा, उनकी बेटी का क्या होगा, उनका जो बेटा अभी उभरने की स्थिति में है उसका क्या होगा। तो वो सारी चिंताएं उनको दबाए रही हैं। उसी तरह से मुलायम सिंह जी का है। अब मुलायम सिंह जी की पार्टी में लगता है जैसे राम गोपाल यादव जी हैं, अभी राज्यसभा में नेता हैं, और दिल्ली में मुलायम सिंह जी तो बहुत रहते नहीं है, तो उन्हीं की जय जयकार होती है। तो उनको लगता है कि कल को अगर जनता दल परिवार एक हो गया, समाजवादी जनता दल बन गया, तो फिर वो जो हमारे इर्द गिर्द और तैयार होता है वो उसमें थोड़ी कमी हो जाएगी। उसकी जगह शरद यादव नेता बन जाएंगे राज्यसभा में। तो ये भी है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी, मतलब हालांकि जब बड़ा अलायंस होता है या बड़ी एकता होती है तो नहीं, तो कुल मिला के जयशंकर जी, ये इसका अब इस मुकाम पर इतनी कोशिश के बावजूद ये होना, तो इसका अब ये तय माना जाए कि ये कुल मिलाकर ये जो तीसरे मोर्च का, क्योंकि फिर एक साथ में ये भी देखा जाए कि कम्युनिस्ट पार्टियां या वामपंथी बाकी की जो छोटी छोटी पार्टियां, उसमें भी परिवार को लेकर कोई विलय जैसी कोई धुन नहीं है। नहीं, तीसरा मोर्चा तो तभी बनाएगा जब तीसरा मोर्चा ये समाजवादी या वामपंथी जो विचारधारा है उसके ये अलग अलग जो छोटे छोटे टापू है। अब आप देखिए बिहार में ही है, कम्युनिस्ट पार्टियां एक तरह से अपने को अलग थलग मान करके सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल, माओइस्ट लेनिस्ट जो है,
वो लोग एक साथ मिलने की बात कर रहे हैं, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। नहीं, वो तो ये था कि वो तो इन नीतीश कुमार और लालू के साथ जुड़कर भी बात कर रहे थे। नहीं, लेकिन अब ये जब बात करते हैं तो आपस की बात कर, अब की बात जो हो रही है, जो सुर्खियों में आ रही है, लालू जी चाहते हैं कि उनकी पार्टी को 145 सीट मिल जाए और बाकी 100 सीट आप ले लीजिए। तो फिर और कांग्रेस का क्या होगा या इनका क्या होगा, या कम्युनिस्टों के लिए क्या सीटें बचेंगी? या नीतीश कुमार ने भी जो फार्मूला दिया उसमें था कि साहब 100 सीटें हम दोनों ले लें और 45 सीटें जो बचेंगी उसमें कांग्रेस और लेफ्ट को दे देंगे। तो ऐसा होता नहीं है। दूसरा, एक नया पेंच फंसा दिया है लालू जी ने जीतन राम मांझी का, जीतन राम मांझी को। नहीं, ये सारी बिहार पर मेरा मानना है कि ये बिहार के बजाय ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इन नेताओं और खासतौर पर मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, केसी त्यागी, इनको नहीं विचार किया। कायदे की बात तो ये थी कि मुलायम सिंह को लीडरशिप जब दे दिया लोगों ने, तो उनको अपने माला पहना दी, झंडा थमा दिया, तो उनको एक नेतृत्व क्षमता दिखाते हुए पहले तो अपने परिवार में, जो उनके परिवार से जो स्फुट विचार, उसका मतलब ये है कि परिवार पे भी लीडरशिप न होने के कारण ये विलय का मामला खटाई में पड़ा। परिवार की अंदरूनी कलह तो है ही है, तो कोई दो राय नहीं है। अमर सिंह कब समाजवादी पार्टी में आएंगे, कब नहीं आएंगे, इस तरह के बयान भी आते ही रहते हैं, ये भी चलता ही रहता है। तो एक तो आपको अपना पकड़ दिखाना पड़ेगा अपने परिवार पर, और एक स्वर में बोलना होगा। मतलब ये नहीं कि अगर अधिकृत किया गया है कि मुलायम सिंह यादव ही बोलेंगे, लेकिन जनता परिवार की आपको अभी कोई उम्मीद है कि ये कुछ वापस बाद में वापस सिरे चढ़ेगा? ये तो उम्मीद है, ये तो आज नहीं तो कल ये फिर एक होगा, सिरे चढ़ेगा, ये भी उम्मीद है। बिल्कुल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह है कि जो राजमाइश है, बार्गेनिंग है, किस लेवल पे कि किसको कहाँ फिटमेंट मिल जाएगा, कितनी सीटें मिल जाएंगी, ये सारा अंदर खाने चल रहा है। लेकिन ऊपर ही अपने अपने दांव चल रहे हैं लोग। लेकिन समाजवादियों का है, लेकिन ये कि वो मिलेंगे, ये आपका विश्वास है? बिल्कुल मिलेंगे। बात में हो सकता है कि अलग भी हो जाए, उसका कोई जयशंकर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।